वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। दो विधानसभा के चुनाव हुए और दोनों विधानसभा चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन हाँ, एक और बात है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को वहां पर भी बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। हरियाणा की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में आई हो। एक तरफ कहा जा सकता है कि ये नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। सियासी हलकों में यही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब की बार जो है कहीं ना कहीं जाट मुख्यमंत्री, किसानों की नाराजगी, ये सब मुद्दे हो सकते हैं और कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। लेकिन जनता ने जो जनादेश है वो एकदम विपरीत दिया है। मुद्दे बहुत थे, अग्निवीर योजना भी एक मुद्दा थी वहां पर, उसके अलावा पहलवानी भी एक मुद्दा थी वहां पर। और कांग्रेस को लगातार ऐसा लग रहा था, लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार बाजी मार सकती है। यह भी माना जा रहा था कि कांग्रेस ने पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को चुनाव आते आते मिटा दिया है। अब वो तो कितना मिटा दिया ये तो समय ने बताया, लेकिन सुबह सुबह जब नतीजों का रुझान आना शुरू हुआ तो लग रहा था कि अटकलें जो हैं सही साबित होती दिख रही हैं। लेकिन दोपहर आते आते आंकड़े पलट गए। शाम तक बीजेपी कार्यालयों में आतिशबाजी होने लगी, यानी दिवाली से पहले दीपावली मनने लगी। आखिर क्यों मतदाताओं ने बीजेपी की ओर रुझान दिखाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्यों कांग्रेस बैकफुट पर चली गई, ये दो सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर क्यों। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का हरियाणा में आंतरिक कलह बहुत बड़ा कारण बना। चुनाव के एक दिन पहले तक भी नेताओं में आपसी संवाद में तल्खी दिखती थी। यहां तक कि चुनाव के ठीक पहले जब शैलजा सोनिया गांधी जी से मिलने दिल्ली गई तो साफ झलका कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ समय पहले किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के प्रचार के शुरुआती दौर में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला प्रचार से दूर रहे। मतलब ये एक बड़ा विषय था कि आखिर रणदीप सुरजेवाला या शैलजा, उनका रुख क्या रहता है। हालात ये तक हुए कि सब कुछ ठीक का संकेत देने की कोशिश में राहुल ने एक सभा में शैलजा और हुड्डा के हाथ भी मिलाए। दरअसल कांग्रेस में माना गया कि चुनाव में 80% टिकट भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर ही बटे। कांग्रेस के खेमे में असंतोष की छाया वहीं से शुरू हो गई थी जब सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर इंकार कर दिया गया। सीधे सीधे शैलजा या रणदीप सुरजेवाला कैंप ने इसे उनको सीएम दौड़ में रोकने की कोशिश ही माना। हाँ, ये अलग बात है कि रणदीप सुरजेवाला लास्ट दिन में अपने बेटे को जिताने में कामयाब रहे और टिकट लेने में भी कामयाब रहे, अन्यथा तो शायद उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहरा लेती। और पार्टी में आखिरी समय तक जो मतभेद बने रहे वो भी एक बड़ा कारण रहा। वहीं बीजेपी ने अपनी बिसात बहुत नपे तुले ढंग से बिछाई। बीजेपी इस बात को समझती थी कि कांग्रेस का जाट बिरादरी पर जो प्रभाव है उससे वे गैर जाट की राजनीति को आगे लाकर उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन भी एक वहां मुद्दा था और कांग्रेस जाट और किसान राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ वाला जो मुद्दा लोकसभा में रहा वो हरियाणा में उल्टा पड़ गया। मतलब कि हरियाणा की जनता ने संविधान बचाने की जगह जो और मुद्दे हैं उन पर बात की, या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां समझाने में कामयाब रही कि संविधान कहीं भी खतरे में नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद गैर जाट मतदाताओं को पूरी तरह प्रभावित किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जाट बिरादरी को एकदम नाराज कर दिया हो। बीजेपी ने जाटों को भी साधने की कोशिश की और लगातार जाटों के बीच में बीजेपी के बड़े नेता जाते रहे और कोशिश उनकी यही रही कि केंद्र और राज्य योजनाओं का लाभ जो है वो सबको मिल रहा है। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि वो हिंदुत्व और सनातन पर जाट बिरादरी को प्रभावित करने की जो कोशिश की वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही नहीं रही। जाट बिरादरी एक तरफा नहीं हुई जैसे कि कांग्रेस को उम्मीद थी। जाट बहुल दादरी, महेंद्रगढ़, राई, सिफिदो, तोशाम, गोहाना जैसी कई सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर कम रहा।
चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने कई वादे किए। मोदी गारंटी पर हरियाणा के लोगों ने भरोसा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हरियाणा के अंदर सक्रिय रहे और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता का जो विश्वास था वो उन्होंने जीता। उसी क्रम में हरियाणा सरकार ने भी 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का ऐलान किया। हालांकि तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इन 24 फसलों में कहीं हरियाणा में नहीं होती, लेकिन राज्य सरकार की इस घोषणा का भी अच्छा खासा असर पड़ गया। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। निश्चित इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी सरकार की कुछ उपलब्धियों पर भी मोहर लगी है। जिस डबल इंजन की बात कही गई थी उससे किसी स्तर पर हरियाणा के जनमानस को संतुष्ट किया है, वरना जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी उसका असर वास्तव में धरातल पर दिखता। कुछ पहलुओं पर सरकार के विरोध की बात कही जा रही थी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कांग्रेस के लिए दिक्कत भरा हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें हासिल होने के बाद कांग्रेस को भी अपने स्तर पर सजग हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव का पूरा प्रबंधन एक तरह से हुड्डा के हाथ सौंप दिया। हुड्डा का अपना अति आत्मविश्वास भी पराजय का कारण बन गया, ऐसा वहां के लोग बोल रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के अंदर दबी जुबान में लोग बोल रहे हैं। हुड्डा और कांग्रेसी खेमों के बीच की जो दरार है उसे हुड्डा के लोग नहीं तोड़ पाए, या यह कहा जाए कि राहुल गांधी उस दरार को भर नहीं पाए जो दरार कांग्रेस के अंदर वहां पर खिंची थी। हाँ, एक नई घोषणा हुई है कि जो फैक्ट्स हैं उसे चेक करने के लिए कमेटी बनेगी। जल्दी कांग्रेस उस कमेटी को घोषित करेगी कि जो लोग उन फैक्ट्स को वास्तविक जो धरातल पर स्थितियां थी बता पाए, क्योंकि विरोध करने वाला व्यक्ति क्या कमेटी में होगा, यहां सबसे बड़ा सवाल ये भी है। या कमेटी के अंदर भी फिर वही चेहरे होंगे जो रिपोर्ट देते हैं, जो कहा जाता है वैसी रिपोर्ट दी जाती है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और थी और उस जमीनी हकीकत को ना समझने के कारण कांग्रेस जो है वो कई कदम पीछे हट गई। और खाली हरियाणा के चुनाव की बात नहीं है, अगर आप देखें तो अब इसका सीधा सीधा जो असर है वो झारखंड और महाराष्ट्र में भी पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहीं हरियाणा के इन चुनाव ने वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संजीवनी दे दी है। और घोषणा पत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों ने भी लोगों को प्रभावित किया है। वहीं कांग्रेस ने किसान जवान पहलवान का जो मुद्दा उठाया था और जिस पर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इसका समाधान ढूंढा। बीजेपी ने समझ लिया कि इन तीन पक्षों पर उसे लोगों की किसी स्तर पर नाराजगी को दूर करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना यही एक दांव चला कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सामने आई है, जो बढ़त के साथ सामने आई है, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति और जो योगी मोदी जादू है वो चला, और अमित शाह की चाणक्य की भूमिका भी यहां पर चली। कांग्रेस का एक और विश्वास था कि पहलवानों के मुद्दे पर ही बीजेपी धाराशायी हो जाएगी। कई कई बार लगता भी ऐसा था कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। बल्कि पेरिस ओलंपिक से लौटकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल भी कर लिया, और साथ में विनेश फोगाट को चुनाव में उतार भी दिया। ये अच्छी बात है कि विनेश फोगाट चुनाव जीतकर आ भी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बारीकी से नजर रखी और इस मसले को महसूस किया। ओलंपिक से बाहर होने पर भी विनेश को रजत विजेताओं की तरह सम्मान किया गया, उसे लेकर किसी भी विपरीत टिप्पणी से बचा गया। हरियाणा सरकार ने दूसरे बड़े खिलाड़ियों को साथ जोड़ा, लेकिन असरदार बात यह थी कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह खिलाड़ियों से व्यक्तिगत जुड़ाव रखते हैं, उससे खेल जगत उनसे प्रभावित रहा है। इससे बीजेपी की किसी भी तरह नकारात्मक छवि जो बनने जा रही थी वो नहीं बन पाई। विनेश का मुद्दा उनके चुनाव क्षेत्र तक ही सिमट गया। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि यूपी की तरह दलित जातियां उसके पक्ष में मतदान करेगी। जाट दलित वोट बैंक कांग्रेस की नैया को पार लगाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय या उसके बाद से राहुल गांधी संविधान बचाओ के नारे पर ठोस तर्क नहीं रख पाए, और आखिर संविधान किस तरह खत्म हो पाएगा
ये बात समझा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक रही और कहीं ना कहीं उन्होंने इस मुद्दे से पार पा ली, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह जताने की कोशिश की कि संविधान को लेकर कांग्रेस के ऊपर भी आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं और स्टार प्रचारकों ने दलित मतदाताओं के मन में बैठाने की कोशिश की कि कांग्रेस के समय डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ था। दरअसल लोकसभा में यूपी के परिणाम आने के बाद बीजेपी सजग थी कि कांग्रेस फिर संविधान बचाओ मुद्दे को गरमाने की कोशिश करेगी। उसके अलावा हरियाणा के अंदर जो खेल है उसे लेकर जो दंगल था, उस दंगल और पहलवान, ये मुद्दा भी बड़ा तेज था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी और वास्तव में जनता ने इस वक्त जो एक जनादेश दिया है, सब मुद्दों की हवा निकाल दी है। एक और बड़ा फैक्टर है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता नहीं हुआ। दरअसल दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अपने से दूर रखा, या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल चले गए तो कांग्रेस उनसे दूरी बनाती दिखी और हरियाणा में इसका जो रिजल्ट है वो दिखा। और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी चारों खाने चित हुई, मतलब कि जमानतें जब्त हो गई। और हरियाणा का बेटा जो नारा था अरविंद केजरीवाल का, जनता ने उसे भी नकार दिया। मोदी योगी का धुआंधार प्रचार और अमित शाह की रणनीतिक बिसात ने बीजेपी के लिए जो माहौल बनाया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसी ताकत के साथ बढ़ती चली गई। मोदी योगी की धुआंधार जो सभाएं हुई और जो भाषण हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में पैठ बनाई और मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी को मोड़ने में उनकी सभाएं काम कर गई। देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में कहीं विपक्ष पर तंज कसे, कहीं चुटकी ली। हरियाणा की धरती से यूपी में कानून व्यवस्था और विकास, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के प्रसंगों को उन्होंने बड़े सधे अंदाज में उठाया। बीजेपी का एक एक सीट पर चुनावी जो प्रबंधन था वो बेहतर था और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में आरएसएस का वर्कर भी लगातार सक्रिय रहा, मतलब कि आरएसएस ने भी इस बार चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी। और यही वो बात थी कि जहां एक बार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाकर सरकार बनाएगी, जनादेश उसके उलट आया। और यही सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए रही कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट इस बार उनका काम कर गया। वहीं कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात यह भी है कि आपसी अंतर्कलह और जमीनी जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनी दिखी। रणदीप सुरजेवाला, शैलजा अगर ये भी चुनाव के अंदर उसी तरह सक्रिय रहते जिस तरह से हुड्डा सक्रिय थे, तो शायद कांग्रेस की जो बाजी है वो आज जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सीटें वो कांग्रेस के हाथ में होती। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव को लेकर, और हरियाणा में कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? अपनी राय अवश्य में भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा के इस दंगल में हुआ क्या, ये आप जरूर बताइएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।